डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन एमिनो अम्लों के भौतिक गुण, प्रोटीन का नामांकन, पेप्टाइड श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। एमिनो अम्ल के गुण, ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं। ये जल, अम्ल, सार आदि में विलय होते हैं। ग्लाइसिन के अतिरिक्त सभी ध्रुवण गुणक होते हैं, क्योंकि इनमें असमित कार्बन परमाणु पाया जाता है। ग्लाइसिन का फॉर्मूला C के एक कार्बन पर ही जब दोनों ग्रुप, कौन सा, एमिनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़े होते हैं, ये है ग्लाइसिन का फॉर्मूला। इसमें असमित कार्बन नहीं होता है, इसलिए ये सभी ध्रुवण गुणक, ग्लाइसिन ध्रुवण गुणक नहीं होगा, और इसके अतिरिक्त सभी में असमित कार्बन होने के कारण वो क्या होंगे, ध्रुवण गुणक होंगे। ये उच्च गलनांक वाले होते हैं, इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। प्राकृतिक एमिनो अम्ल का विन्यास प्राय एल होता है। एमिनो अम्ल में NH2 समूह अक्षारीय प्रकृति का होगा, अर्थात ये प्रोटॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, इसलिए कैसा होगा, ये क्षारीय प्रकृति का। जबकि कार्बोक्सिलिक समूह है, ये कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का, क्योंकि यह प्रोटॉन को त्यागता है। दोनों की पारस्परिक क्रिया में से आंतरिक लवण का निर्माण होता है, जिसे उभयधर्मी आयन या ज्विटर आयन कहते हैं। एमिनो अम्ल में एमिनो और कार्बोक्सिलिक दोनों समूह होते हैं। एमिनो क्षारीय प्रकृति का होगा और कार्बोक्सिलिक क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। ये दोनों समूह परस्पर क्रिया करके आंतरिक लवण बनाते हैं, जिसकी द्विध्रुवीय संरचना होती है। इसलिए द्विध्रुवीय संरचना होगी ना, इसलिए इसका क्या नाम होगा, ज्विटर, यानी द्विध्रुवक, या एम्फोलाइटाइन भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयधर्मी का माने ये क्षार की तरह व्यवहार करता है और अम्ल की तरह, अम्ल और क्षार दोनों इसके समूह पाए जाते हैं। इसलिए एमिनो अम्ल को द्विध्रुवक आयन या ज्विटर आयन या एम्फोलाइट यानी उभयधर्मी आयन भी कहते हैं। जैसे RCHCOOH ये एक एमिनो अम्ल है। क्या है, एक एमिनो अम्ल है। इस पे क्या होते हैं, एक लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसके ऊपर, नाइट्रोजन पे। अब इसकी संरचना जब RCHCO- जब उसमें निकल जाएगा एक हाइड्रोजन, तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह का, और यहाँ पे NH3, यहाँ पे ये H है, यहाँ आ जाएगा, जिससे यहाँ पे प्लस निशान आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, द्विध्रुवण आयन। क्या बना ये, द्विध्रुवण आयन या ज्विटर आयन। क्या बना ये, द्विध्रुवण या ज्विटर आयन। जैसे RCHNH2COOH, इस R की वजह से सारे एमिनो अम्ल्स बन जाते हैं। R एक एल्किल समूह है, इसके डिफरेंशिएट के आधार पे एमिनो अम्ल बनते हैं। अब यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है, इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो इसमें क्या होगा, RCH, ये जो O होगा, इसका H O N पे आ जाएगा, और N पे इलेक्ट्रॉन अधिकता होने के कारण प्लस चार्ज आ जाएगा, और इसको क्या कहेंगे, ज्विटर आयन। क्या कहेंगे, द्विध्रुवण आयन या ज्विटर आयन। द्विध्रुवक आयन, या यहाँ प्लस माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, तो ये क्या कहलाएगा, ज्विटर आयन या द्विध्रुवण आयन। प्रथम सदस्य ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी सभी एमिनो अम्ल में असमित कार्बन परमाणु होता है। असमित कार्बन परमाणु होता है। असमित कार्बन परमाणु का मतलब होता है, जैसे
ये है, ये कार्बन है, और इस पे सारे के सारे इसकी वैलेंसी होंगी ना, वो अलग अलग ग्रुपों के द्वारा पूर्ण होंगी, इसके द्वारा अलग अलग ग्रुपों के द्वारा। और वो कार्बन, ये कार्बन क्या कहलाएगा? असममित कार्बन है कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये कार्बन है असममित कार्बन है कहलाएगा। ग्लाइसिन क्यों नहीं है? ग्लाइसिन क्यों नहीं है? क्योंकि ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है CHHCOOH NH2। इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु, यानी कार्बन की 2 संयोजकताएं एक जैसे ही परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु एक जैसे समझे नहीं, हाइड्रोजन परमाणु द्वारा पूर्ण होती हैं। इसलिए ग्लाइसिन को छोड़ करके बाकी के सारे एमिनो अम्लों में असममित कार्बन पाए जाने के कारण वो क्या होते हैं? द्विध्रुवण घूर्णक होते हैं, और ये प्रकाशीय सक्रिय होंगे। क्या होंगे ये? क्योंकि वो प्रकाशिक तल पर क्या होंगे? ध्रुवण घूर्णक होंगे, इसलिए क्या होंगे? ये ध्रुवण घूर्णक होते हैं, और ये प्रकाश के प्रति क्या होंगे? सक्रिय होंगे। क्या होंगे? ये प्रकाश सक्रिय होते हैं। रासायनिक रूप में एमिनो अम्ल प्राथमिक एमीन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों में महत्वपूर्ण लवण दर्शाते हैं। ये समविभव वाले होते हैं, यानी एमिनो अम्ल का समविभव बिंदु निश्चित होता है। अलग अलग एमिनो अम्ल के समविभव बिंदु अलग अलग होंगे। अब देखो समविभव बिंदु क्या होता है? समविभव बिंदु, समविभव बिंदु विलयन का वह है pH, विलयन का वह है pH जिस पर विद्युत विभव लगाने पर एमिनो अम्ल किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करता। यानी समविभव बिंदु क्या होगा? विलयन का वह है pH, यानी जिस pH पर विद्युत विभव लगाने पर एमिनो अम्ल किसी भी इलेक्ट्रोड न तो धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे और न ही ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेंगे, उस विभव को क्या कहते हैं? समविभव बिंदु। क्या कहते हैं? आइसोलेट्रिक पॉइंट, समविभव बिंदु। क्या कहते हैं? समविभव बिंदु। इस बिंदु पर इनकी विलयता, चालकता, श्यानता तथा प्राशन दाब न्यूनतम होता है। एमिनो अम्ल का समविभव बिंदु पर कौन कौन से? विलयता, चालकता, विलयता, चालकता, श्यानता और प्राशन दाब क्या होते हैं? न्यूनतम होते हैं। अब पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड बंध। एमिनो अम्ल में 2 या 2 से अधिक अणुओं के पेप्टाइड आबंध CONH, यानी कौन से बंध द्वारा? CONH बंध का निर्माण होता है। यानी एमिनो अम्ल के 2 या 2 से अधिक अणुओं के पेप्टाइड आबंध, पेप्टाइड आबंध क्या होगा? CONH का बंध, CONH का बंध वो द्वारा जुड़कर बने यौगिक पेप्टाइड कहलाते हैं। एमिनो अम्ल के परस्पर संयोग से बने एमाइड को क्या कहते हैं? पेप्टाइड कहते हैं। क्या बनते हैं? ये जो CONH है ये क्या कहलाता है? जैसे CONH ग्रुप, ये क्या कहलाएगा? एमाइड ग्रुप। तो एमिनो अम्ल के परस्पर संयोग से कौन सा बंध बना? पेप्टाइड, और ये क्या कहलाएंगे? एमाइड पेप्टाइड। तो एक एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह का OH भाग तथा दूसरे एमिनो अम्ल के एमिनो समूह का H परमाणु मिलकर जल का एक अणु बनाते हैं जो बाहर निकल जाएगा, और फिर क्या बचेगा? पेप्टाइड बंध। जैसे ये अपन ने बनाया, एक एमिनो अम्ल लिया CHNH2 COOH NH2, ये क्या है? एक एमिनो अम्ल है। अब अपन क्या लेंगे? दूसरा एमिनो अम्ल लेंगे। क्या लेंगे? दूसरा एमिनो अम्ल। तो दूसरा एमिनो अम्ल लेंगे तो ये क्या होगा? NH2, और ये क्या आ जाएगा? CH, ये आ जाएगा R, और ये क्या आ जाएगा? COH। तो इसका तो OH निकल जाएगा,
और दूसरे एमिनो अम्ल का, ये जो दो है, 2 H है इस पे, इस नाइट्रोजन पे कितने H है, 2, 1 और 2, तो इसका एक H निकल जाएगा। क्या निकलेगा, इसका एक H निकल जाएगा। इस तरह से H2O का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, तो इस तरह से H2O तो बाहर निकल जाएगा। शेष क्या बचा, शेष बचा देखो इधर का NH, ये पेप्टाइड श्रृंखला बढ़ती जाएगी। इधर का एक H निकल गया तो एक H बचा, ठीक है, और ये CH, यहाँ पे R होगा, ये CH, C, ये OH निकल गया तो क्या बचा, CO, क्या बचा, CO बचा। और फिर बाकी की श्रृंखला क्या बची, NH। ये दोबारा बना के आपको बताती हूँ मैं, देखो ये एक CH R NH2 COOH, ये एक एमिनोमल हो गया। दूसरा एमिनोमल है NH, NH2 2 है तो एक निकलेगा ना, तो NH को इस तरह से लिख दिया अपन, 2 H अलग से, और यहाँ पे C R H COOH। तो जब ये दोनों एमिनो अम्ल जुड़ेंगे तो COH का तो OH और इसका एक H, ये क्या होंगे, ये बाहर H2O बाहर निकल जाएगा। शेष क्या बचेगा, फिर देखो ये श्रृंखला बढ़ती जाएगी तो इधर का तो H हटेगा और इधर इसका कार्बोक्सिलिक समूह का OH हटेगा, इसका क्या हटेगा, H, तो बचेगा क्या, NH CH R CO और NH CH R और CO, तो इस तरह से श्रृंखला बढ़ती जाएगी। तो ये जो बंध बना है ये क्या कहलाता है, पेप्टाइड बंध। क्या कहलाता है, ये पेप्टाइड बंध। और ये कौन सा ग्रुप बना, एमाइड। क्या बना, ये एमाइड ग्रुप। इस तरह से पेप्टाइडों में पाए जाने वाला बंध CONH पेप्टाइड बंध कहलाता है। CONH बंध क्या कहलाएगा, पेप्टाइड बंध। और ये लंबी श्रृंखला क्या बन गई है कि पेप्टाइड बन गई। क्या हो गया, पेप्टाइड बंध के कारण एक लंबी श्रृंखला बन गई, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पेप्टाइड कहते हैं। और इस बंध को क्या कहेंगे, पेप्टाइड बंध। एमिनो अम्ल की संख्या के आधार पर पेप्टाइड 3 प्रकार के हो गए। पहला है ओलिगोपेप्टाइड, क्या है, इसी ही प्रकार 3, 4, 5 अल्फा एमिनोमल परस्पर क्रिया करके बनने वाले अणुओं के 3 से 3 एमिनोमल जुड़ेंगे तो ट्राई, 4 एमिनोमल आपस में जुड़ेंगे तो टेट्रा, 5 जुड़ेंगे पेंटा पेप्टाइड बंध कहते हैं। जब 10 से अधिक एमिनोमल परस्पर मिलते हैं तो उसे पॉलीपेप्टाइड अणु कहते हैं। वह पॉलीपेप्टाइड जो 100 से अधिक अल्फा एमिनो अम्लों के मिलने से बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। नहीं, वह पॉलीपेप्टाइड जो 100 से अधिक अल्फा एमिनो अम्लों के मिलने से बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। और इनका अणुभार 10,000 से अधिक ही होता है। यानी प्रोटीन क्या होते हैं, वह पॉलीपेप्टाइड जो 100 से अधिक अल्फा एमिनो अम्लों के मिलने से बनता है उसे प्रोटीन कहते हैं। और इनका अणुभार 10,000 से अधिक ही होता है। इनका अणुभार कितना होगा, 10,000 से अधिक। यानी अब एमिनो अम्लों की संख्या के आधार पर पेप्टाइड कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के। पहला है ओलिगोपेप्टाइड, इनमें 2 से 9 संख्या तक के एमिनो अम्ल होते हैं। 2, 3 तथा 4 एमिनो अम्ल जब संयुक्त होते हैं तो क्रमशः डाई, 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा, 5 होंगे तो पेप्टा, और इस तरह से पेप्टाइड बनाते हैं। 6 हेक्सा हेप्टा, इस तरह से। पॉलीपेप्टाइड, इसमें 10 से 100 तक, पॉलीपेप्टाइड में कितने होंगे, 10 से 100 तक। कितने होंगे, 10 से, देखिए 10 से 100 तक संख्या तक एमिनोमल होते हैं। और प्रोटीन एमिनोमल में संख्या कितनी होगी, वह पॉलीपेप्टाइड जो 100 से अधिक अल्फा एमिनोमल के बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोटीन
और इनका अणुभार कितना होता है, 100 से अधिक। अब पेप्टाइड का अपन नामांकन करते हैं तो पेप्टाइड के तो में पेप्टाइड बंद होते हैं जो कार्बोक्सिलिक समूह और एमिनो समूह की परस्पर क्रिया के द्वारा बनते हैं। पेप्टाइड अणु में एक सिरे पर स्वतंत्र एमिनोमल समूह, अभी आपको बताया था मैंने, स्वतंत्र एमिनो समूह होगा और दूसरे सिरे पर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक समूह वाला सिरा होगा जिसे सी टर्मिनल छोर या सी सिरा कहते हैं। एक साइड में जैसे देखो मैं बताऊँ आपको, ये NH है, इसका दो H थे तो एक तो निकल गया H2 के रूप में और ये इसका OH निकल गया। अब ये दूसरा एमिनोमल का NH जुड़ेगा तो इसका H निकल गया, इसका H निकल गया और इसका तो H निकल गया, इसका OH निकल गया और ये दूसरा एमिनोमल हो गया। ये R है एल्किल ग्रुप और ये CO। तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा, CO इधर आ जाएगा। इस तरह से ये जो NH2 परस्पर क्रिया करेंगे तो पेप्टाइड उनके एक सिरे पर स्वतंत्र एमिनोमल, ये स्वतंत्र एमिनो है, स्वतंत्र एमिनो समूह है तो जिसे एन टर्मिनल छोर कहेंगे। क्या कहेंगे, एन टर्मिनल छोर या एन सिरा कहा जाता है। इसी ही तरह स्वतंत्र कार्बोक्सिलिक समूह, ये स्वतंत्र कार्बोक्सिलिक समूह वाला सिरा है, ये सी टर्मिनल छोर या सी सिरा कहा जाता है। जब पेप्टाइड का पॉलीपेप्टाइड की संरचना लिखते हैं तो एन सिरा बाईं ओर लिखेंगे और सी सिरा दाईं ओर लिखा जाता है। एन सिरा किधर लिखेंगे, बाईं ओर, और सी सिरा की साइड में लिखेंगे दाईं ओर। एक पेप्टाइड का नाम एन टर्मिनल एमिनोमल से लिखना प्रारंभ करके सी टर्मिनल एमिनोमल पर समाप्त होता है। इसके नामांकन में सी टर्मिनल एमिनोमल को छोड़कर प्रत्येक एमिनोमल के नाम के अनुलग्न इन के स्थान पर इल लगाकर बंदों के क्रमानुसार लिखते। इन के स्थान पर क्या लिखेंगे, इल। जैसे NH2 CH2 CONH CCH3 CONH CH CH2OH COOH। तो ये जो है एन सिरा है, ये क्या है, एन सिरा, और ये क्या है, सी सिरा, ये क्या है, सी सिरा। तो एन सिरे से स्टार्ट होंगे तो ये क्या हो गया, प्राथमिक है तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, ग्लाइसिन, क्या हो गया, ग्लाइसिन। और यहाँ से आ गया जब इसके एल्किल समूह CH3 एक H अट करके ग्लाइसिन में एक H, ये दो H है ना इसके, ये एक H अट करके जहाँ CH3 समूह लग जाता है उसको एलिलीन कहते हैं। और यहाँ से जब इसके एक CH2O एक H अट करके CH2O समूह हो जाता है तो उसका नाम है सीरीज। क्या नाम है, सीरीज। तो ट्राईपेप्टाइड का नाम, ये ट्राईपेप्टाइड हो गया। ट्राईपेप्टाइड क्या हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि इसमें 3 एमिनोमल हैं। कितने एमिनोमल हैं, 3 एमिनोमल से बनाए हैं ट्राईपेप्टाइड। एक ग्लाइसिल से, दूसरा एलिलीन से और तीसरा सीरीज से। तो क्या हो गया, 3 एमिनोमल से बना, इसलिए इसका नाम हो गया ट्राईपेप्टाइड। क्या नाम हो गया, ट्राईपेप्टाइड। अभी अपन ने बोला था कि जहाँ एन सिरा उससे स्टार्ट करेंगे, इसका नाम एन सिरा उससे स्टार्ट करेंगे। तो एन सिरे की साइड में क्या है, ये ग्लाइसिल है। तो ग्लाइसिन एमिनोमल है तो इन को टाकर क्या लग जाएगा नामांकन में, इल। क्या लग जाएगा, इल। इन को टाकर क्या लग जाएगा, इल। इनको हटा करके ई लग जाएगा तो ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिल हो जाएगा। ग्लाइसिन है ये तो ग्लाइसिल, फिर एनेलिन है तो एलिलीन और सीरिका सीरीन, जिसे संक्षिप्त रूप में क्या लिखेंगे, GLY, ग्लाई एला और सर। इस तरह से इसका नाम हो गया। इस प्रोटीन का क्या नाम हुआ, GLY, ग्लाई एला सर। शॉर्ट के रूप में, संक्षिप्त रूप में इसको अपन लिख देंगे। पॉलीपेप्टाइड
अभी मैंने पॉलीपेप्टाइड आपको बताया था कि पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, 10 से 100 तक एमिनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड होते हैं। 10 या अधिक एमिनो अम्ल इकाइयों से बने पेप्टाइड क्या कहलाएंगे, पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं। पॉलीपेप्टाइड का एन टर्मिनल अपक्षेप से आरंभ होता है। ये उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, जिसमें अक्षारीय और एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक अम्लीय समूह होता है। रासायनिक रूप में ये प्राथमिक एमीन तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों की सभी अभिक्रियाएं देते हैं। ये समविभव बिंदु वाले होते हैं। समविभव बिंदु आपको भी बताया था कि समविभव बिंदु क्या होता है, विलयन के पीएच का वह मान जिस पर एमिनो अम्ल किसी भी विद्युत विभव लगाने पर किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करेंगे। यानी विलयन का वह पीएच जिस पर विद्युत विभव लगाने पर एमिनो अम्ल किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करेंगे, वो क्या कहलाएगा, समविभव बिंदु। तो ये समविभव बिंदु वाले होते हैं कौन, पॉलीपेप्टाइड। अब हम प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं, जो पेप्टाइड CONH ग्रुप द्वारा, पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। प्रोटीन की पूर्ण संरचना जटिल होती है, अतः इनकी संरचना तथा आकृति का 4 भिन्न स्तरों या पदों द्वारा समझाई जाती है। पहला है प्राथमिक संरचना। पहला क्या है, प्राथमिक संरचना, यानी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना इस तथ्य को निर्धारित करती है कि पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला में कितने अल्फा एमिनो अम्ल हैं और उसका क्या क्रम है। यदि इनमें से एक भी एमिनो अम्ल अपने स्थान से हट जाता है तो उसके स्थान पर दूसरा एमिनो अम्ल आ जाता है और नई किस्म का प्रोटीन बन जाता है। यानी प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल द्वारा बने होते हैं। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना द्वारा प्रोटीन में उपस्थित विभिन्न एमिनो अम्ल, उनकी संख्या और उनके जुड़ने के विशिष्ट क्रम को बनाया जाता है। प्रोटीन की उपस्थिति में एमिनो अम्ल के क्रम में किसी भी एमिनो अम्ल के क्रम का परिवर्तन पूरे प्रोटीन अणु के गुणों और जैविक सक्रियता को बदल देगा। अगर एक भी एमिनो अम्ल की जगह दूसरा एक एमिनो अम्ल हट जाएगा, दूसरा एमिनो अम्ल आ जाएगा, तो नई किस्म का प्रोटीन ही बनेगा, क्योंकि उसके क्रम में, एमिनो अम्ल के क्रम में परिवर्तन के कारण उस प्रोटीन का जो पहले वाला प्रोटीन है उसके जगह दूसरा नया एमिनो अम्ल आ जाएगा, तो पूरा नया ही प्रोटीन बनेगा और उसके गुण, उस प्रोटीन के गुण भी चेंज हो जाएंगे और उसकी जैविक सक्रियता भी चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। उदाहरण के लिए हीमोग्लोबिन एक क्रोमोप्रोटीन है। क्रोमोप्रोटीन क्यों है, क्योंकि इसमें प्रोस्थेटिक समूह कौन सा है हीमोग्लोबिन में, वर्णक, इसलिए क्या कहलाता है, हीमोग्लोबिन एक क्रोमोप्रोटीन का एग्जाम्पल है, जो रक्त में लाल कणिकाओं में पाया जाता है। इसका कार्य समाज द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन को फेफड़ों से कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है, क्योंकि अपने फेफड़ों के चारों ओर रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है, जिसमें रुधिर में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है और वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सो हीमोग्लोबिन बना लेगा। क्या बना लेगा, ऑक्सो हीमोग्लोबिन, और फिर ये शुद्ध रक्त होगा, ये अपने शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। ये 574 एमिनो अम्ल इकाइयों से बना क्रोमोप्रोटीन है। यानी हीमोग्लोबिन किससे बना हुआ था, 574 एमिनो अम्लों से मिलकर के। और हीमोग्लोबिन में एक एमिनो अम्ल की इकाइयों के क्रम में केवल एक एमिनो अम्ल के परिवर्तन से ही इसकी संरचना क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। यानी हीमोग्लोबिन कितनी एमिनो अम्ल इकाइयों से बना है, 574 से। इसमें से अगर एक भी एमिनो अम्ल इकाई परिवर्तित हो जाती है और उसकी जगह दूसरा एमिनो अम्ल आ जाता है तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा और जिससे क्या कहेंगे, सिकल सेल एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। ऐसा ग्लूटामीन एमिनो अम्ल जो सामान्य हीमोग्लोबिन में पाया जाता है की जगह पर क्या आ जाएगा,
वेलिन एमिनो अम्ल आने से होता है, यानी ग्लूटामिन एमिनो अम्ल जो कि हीमोग्लोबिन की संरचना में पाया जाता है। अगर ग्लूटामिन एमिनो अम्ल की जगह कौन सी की जगह ग्लूटामिन एमिनो अम्ल की इसकी जगह क्या जाएगा, वेलिन नामक का एमिनो अम्ल आ जाता है, तो इससे कौन सा रोग हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया रोग जाएगा। और इस रोग की वजह से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। कौन सा रोग, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ये 574 एमिनो इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें अगर ग्लूटामिन एमिनो अम्ल की जगह अगर वेलिन अम्ल आ जाता है, ये हट जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, वेलिन, तो इससे कौन सा रोग हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया रोग। और इस रोग की वजह से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। इस रोग से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। जैसे ये सामान्य हीमोग्लोबिन की संरचना अपन बनाते हैं, वेलिन, लाइसिन, ट्रिप्सिन, ग्लूटामिन, लाइसिन, तो इस ग्लूटामिन की जगह क्या जाएगा, वेलिन। और इस तरह से सिकल सेल हीमोग्लोबिन बना देगा। क्या बना देगा, सिकल सेल हीमोग्लोबिन। क्या बना देगा, ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन बना देगा, सिकल सेल हीमोग्लोबिन। ये किससे मिलकर बना होता है, देखो सिकल सेल एनीमिया रोग कैसे होगा, वेलिन हो जाएगा, फिर हिस्टिडीन, वेलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिल, वेलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिल, ट्रायोसिन, ल्यूसिन, और ये क्या है, ट्रायोसिन है। क्या ये ट्रायोसिन है। और ये प्रोलीज है। क्या है, प्रोलीज है। ये ग्लूटामिन है। और ये फिर क्या है, हिस्टिडीन है। तो इस ग्लूटामिन की जगह जब वेलिन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वेलिन आ जाएगा, तो क्या कौन सा रोग हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया रोग। कौन सा रोग हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया रोग। तो वेलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, ट्रायोसिन, प्रोलीज, ग्लूटामिन और लाइसिन, इनके द्वारा क्या बनता है, सामान्य हीमोग्लोबिन। इनके द्वारा क्या बनेगा, सामान्य हीमोग्लोबिन, सामान्य हीमोग्लोबिन। आपको मैं दोबारा बताती हूँ, देखो ये है वेलिन, ये है HIS हिस्टिडीन, ये है ल्यूसिन, ल्यूसिन फिर जुड़ा हुआ है ट्रायोसिन से, TRY, ट्रायोसिन से, और फिर है ग्लूटामिन, और फिर है लाइसिन, LYS, लाइसिन। और एक ग्लूटामिन की जगह जब वेलिन आ जाता है, ये हीमोग्लोबिन की सामान्य संरचना है, और इस ग्लूटामिन की जगह वेलिन आ जाएगा तो इसकी संरचना चेंज हो जाएगी, और इनमें परिवर्तन होने के कारण सामान्य हीमोग्लोबिन की जगह परिवर्तन हो जाएगा। वो कौन सा रोग हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया रोग। कौन सा रोग हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया रोग ही हो जाएगा। तो प्रोटीन की संरचना अर्थात उसमें उपस्थित एमिनो अम्ल का क्रम ज्ञात करना अत्यधिक कठिन होता है। प्रोटीन का अम्ल सार या एंजाइम द्वारा क्रमागत जलावटन करने पर भिन्न भिन्न अणुभार वाले भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होंगे, जिससे प्रोटीन की प्राथमिक संरचना अपन ज्ञात कर सकते हैं। प्रोटीन की क्या ज्ञात कर सकते हैं, प्राथमिक संरचना ज्ञात कर सकते हैं। प्रोटीन 1958 में अंग्रेज रसायनज्ञ फ्रेडरिक सेंगर ने पहले प्रोटीन इंसुलिन की प्राथमिक संरचना निर्धारित की, जिसके लिए उसने नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स है जो
पेनक्रियास में उत्पन्न होता है, पेनक्रियाज में उत्पन्न होता है। और ये कितने एमिनोमल द्वारा बना होता है इंसुलिन? 51 एमिनोमल के द्वारा। किसके द्वारा? जो इंसुलिन है ये किसके द्वारा? 51 एमिनोमल के द्वारा बनाया होगा। और इंसुलिन जो कि एक हार्मोन होता है, इसकी कमी से डायबिटीज़ नामक रोग हो जाएगा। कौन सा रोग होता है? डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। किसकी कमी से? इंसुलिन की। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था किसको? फ्रेडरिक सेंगर नामक रासायनिज्ञ को। 1958 में उसने इंसुलिन की प्राथमिक संरचना पहले प्रोटीन इंसुलिन की प्राथमिक संरचना निर्धारित की थी, इसलिए नोबेल पुरस्कार उसको मिला था। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज। अब है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। प्रोटीन जब प्राथमिक संरचना विशेष आकृति लिए होती है, प्राथमिक संरचना क्या होगी? विशेष आकृति लिए होगी, तो उसको क्या कहते हैं? द्वितीयक संरचना। क्या कहते हैं? द्वितीयक संरचना। प्रोटीन अणु में लंबी लचीली पेप्टाइड श्रृंखला है, उसमें CO समूह जो कीटोनिक समूह होता है, CO समूह क्या होगा? कीटोनिक समूह। और NH2 समूह क्या होगा? NH2 समूह होगा तो NH समूह क्या होगा? एमिनो समूह के बीच हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर बीच में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बंध हो जाएगा। और हाइड्रोजन बंध बनने के कारण विशिष्ट बनावट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? विशिष्ट बनावट, जो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहलाएगी। यानी जब प्राथमिक संरचना में विशेष आकृति लिए होती है, विशेष आकृति कैसे होगी? क्योंकि पेप्टाइड श्रृंखला में उपस्थित कार्बोक्सिलिक समूह और NH2 समूह के अंदर क्या हो जाएगा? के बीच में क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। और हाइड्रोजन बंध बनने के कारण उनकी विशिष्ट बनावट हो जाती है, जो कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहलाती है। ये संरचना है वो क्या होगी? 2 प्रकार की होगी। एक तो अल्फा हेलिक्स, दूसरी होगी बीटा प्लेटेटेड शीट संरचना। अल्फा हेलिक्स। एमिनो अम्ल का सामान्य सूत्र RCH2OH होता है। प्रोटीन में उपस्थित पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में एमिनो अम्ल के R समूह का आकार, कौन से समूह का आकार? जैसे सामान्य सूत्र क्या होगा एमिनो अम्ल का? NH2 और यहाँ पे होगा R। ये एल्किल समूह होता है, एल्किल समूह होता है। तो एमिनो अम्ल में उपस्थित R का आकार यदि बड़ा हो जाएगा तो हाइड्रोजन बंध एक एमिनो अम्ल इकाई के CO समूह से तथा चौथे एमिनो अम्ल इकाई के NH समूह के बीच पाया जाता है, जिससे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला वल्य श्रृंखला में क्या हो जाएगी? कुंडलित संरचना होकर के हेलिक्स संरचना बनाती है। क्या बनाती है? हेलिक्स संरचना बनाती है। जैसे हेलिक्स संरचना क्या होगी? जैसे डबल अपन ने बनाई ये, तो इसका होगा CO समूह और O पे क्या होंगे? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसका होगा चौथे परमाणु का, इसका क्या होगा? NH समूह। क्या है? NH। ये आपस में क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बंध। क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बंध। इसी तरह से इसका O जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, यानी 4 जो कि बंध नहीं बना रहे हैं। और इसका क्या होगा? इसका NH चौथे परमाणु से किससे बनाएगा? ये एक एमिनो अम्ल की इकाई का CO संबंध और दूसरे के चौथे एमिनो अम्ल का, ये चौथे एमिनो अम्ल की 1 2 3 4, तो ये चौथे हो गए। चौथे एमिनो अम्ल की इकाई से क्या बनाएगा? हाइड्रोजन। इस तरह से CO बंध इस NH से, ये जो H है इससे हाइड्रोजन बंध बना लेगा। और इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनते जाएंगे। इस तरह से ये इसका CO और इसका NH, और इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इस तरह से इसका CO और इसका NH, तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये डबल हेलिक्स
पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला वलय संरचना में कुंडलित होकर के हेलिक्स संरचना बनाएगी। क्या बनाएगी? हेलिक्स संरचना। और इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स संरचना। इस हेलिक्स में मुक्त घूर्णन नहीं होगा। इस हेलिक्स में क्या होगा? मुक्त घूर्णन नहीं होगा। अतः हेलिक्स दृढ़ होती है। प्रोटीन में सभी हेलिक्स दक्षिणावर्त होती हैं। यह प्रोटीन लचीली होती है, अर्थात इससे खींचा जा सकता है। जैसे ऊन है, बाल हैं, मांसपेशियों में उपस्थित प्रोटीन। किसमें? ऊन, बाल, मांसपेशियों में उपस्थित प्रोटीन इसी तरह की संरचना वाली होती है। कौन सी संरचना? अल्फा हेलिक्स संरचना। कौन सी संरचना? अल्फा हेलिक्स संरचना। किसमें पाई जाती है ये? बाल, ऊन और मांसपेशियों। मांसपेशियों में कौन सी हेलिक्स पाई जाती है? अल्फा हेलिक्स। और ये लचीली होती है। क्या होती है ये? लचीली होती है। इसे खींचा जा सकता है। ये सर्कुलाकार होती है। इसकी आकृति को दक्षिणावर्त पेज के समान माना जाता है। किसके? दक्षिणावर्त हेलिक्स माना जाता है इसको। ये लचीली होती है। बाल, ऊन और मांसपेशियाँ इसी अल्फा हेलिक्स प्रोटीन की बनी होती हैं, जिस लचीली होने के कारण इसको खींचा जा सकता है। प्रोटीन के लिए अल्फा हेलिक्स संरचना सन 1951 में लाइनस पोलिंग ने प्रस्तावित की थी। कौन से वैज्ञानिक ने? लाइनस पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने 1951 में इस संरचना को, कौन सी को? अल्फा हेलिक्स संरचना को प्रस्तावित किया था। अब द्वितीयक संरचना दूसरी कौन सी है? दूसरी कौन सी है? बीटा प्लेटेड शीट संरचना। बीटा प्लेटेड शीट संरचना। इसमें पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला एक दूसरे के पार्श्व में स्थित होती है और ये श्रृंखलाएं अधिकतम विस्तारित तथा खिंची हुई होती हैं। ये श्रृंखलाएं क्या होंगी? पार्श्व में स्थित होंगी। यानी प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं खुली अवस्था में एक दूसरे से अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर चद्दरनुमा संरचना बना लेंगी। यानी एक अणु और दूसरे अणु आपस में जुड़ करके इसका CO और दूसरे का NH और इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण एक शीट यानी चद्दर संरचना बना लेती है। ये चद्दरनुमा संरचना एक के ऊपर दूसरी ढेर बना लेती हैं तथा एक दूसरे पर आसानी से फिसल जाती हैं। यानी उसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। यानी ये मुलायम होती हैं परंतु ये लचीली नहीं। मुलायम होंगी लेकिन लचीली नहीं होंगी। जैसे सिल्क में इसी ही तरह की संरचना होती है। रेशम सिल्क में कौन सी संरचना होती है? बीटा प्लेटेड शीट संरचना। यानी बीटा प्लेटेड संरचना क्या होगी? जिसमें प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं खुली हुई अवस्था में एक दूसरे से अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर क्या बनाएंगी? चद्दरनुमा संरचना। और ये चद्दरनुमा संरचना एक के ऊपर दूसरी ढेर बना लेंगी, एक के ऊपर एक आ जाएंगी और एक दूसरे पर आसानी से फिसल जाती हैं, इसलिए इनको आसानी से मोड़ा जा सकता है। यानी ये क्या होती है? मोड़ा जाएगा तो क्या होंगी? ये मुलायम होंगी। क्या होंगी? ये मुलायम होंगी, लेकिन ये लचीली नहीं होंगी। इनको खींचा नहीं जा सकता। मोड़ा जा सकता है लेकिन इसको खींचा नहीं जा सकता। जैसे सिल्क है, रेशम है, इनमें बीटा चपटी शीट या अल्फा लहरियादार चद्दर संरचना बनाती है। बीटा प्लेटेड शीट संरचना यानी चपटी शीट संरचना कहलाती है। जैसे इसकी शीट की अपन संरचना बनाएं, जैसे एक ही हो गया, एक एमिनोमल है इसका और इसका जो CO समूह है ये दूसरे इस एमिनोमल का, देखो NH और ये आ जाएगा R और ये आ जाएगा CO। तो इसका N है, ये जो H है वो H है, इस तरह से ये बना लेगा।
इसी तरह से इस वाले सी का ये N और ये CR और ये क्या होगा H और इस तरह से एक H और इसी तरह से इसका CO ग्रुप, ये CO और इधर से ये दूसरे का NH और इस तरह से एक के ऊपर एक ये संरचनाएं बनती जाएंगी और ये चद्दरनुमा संरचनाएं बनती जाती हैं और एक दूसरे के ऊपर ढेर बना लेती हैं जो एक दूसरे पे आसानी से फिसल जाएंगी। अब है तीसरी तृतीयक संरचना। कौन सी है? तृतीयक संरचना। प्रोटीन, जब प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में अनेक वल्ले लिप्टन हो जाती है तो तृतीयक संरचना का निर्माण होता है, जिसमें दो प्रकार की आणविक आकृतियाँ बनती हैं, रेशेदार और गोलाकार। कौन सी प्रकार की आकृतियाँ बनेंगी? रेशेदार और गोलाकार। यानी जब प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में अनेक वल्ले यानी एक के ऊपर एक वल्ले लिपट जाएंगी तो कौन सी संरचना का निर्माण होगा? प्रोटीन की तृतीयक संरचना का। किसका? तृतीयक संरचना का, जिसमें दो प्रकार की आणविक आकृतियाँ बनती हैं, रेशेदार और गोलाकार। प्रोटीन की तृतीयक संरचना त्रिविमीय होती है। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के समग्र वलन या द्वितीय संरचना के और अधिक वल्य को प्रदर्शित करती है। प्रोटीन की तृतीयक संरचना में पॉलीपेप्टाइड जो बंध होगा, ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कई प्रकार के आकर्षण बल, कौन कौन से आकर्षण बल होंगे उसमें? हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध, डाइसल्फाइड बंध, हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध, डाइसल्फाइड बंध और स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा क्या हो जाएंगे? स्थिर रहेंगे। कौन कौन से बंधों के द्वारा? हाइड्रोजन बंध के द्वारा, आयनिक बंध के द्वारा, डाइसल्फाइड बंध और स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा स्थायी रहती हैं। एक प्रोटीन की जीवन क्रियाशीलता इनकी विशेष तृतीयक श्रृंखला पर निर्भर करती है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना संपूर्ण अणु को गोलाकार और रेशेदार आकृतियाँ देती हैं। अब है प्रोटीन की चौथी है प्रोटीन की चतुस्संरचना। ये त्रिविमीय होती है, इसमें असंख्य वल्य होती हैं और इसकी संरचना को उलझे धागे के समान माना जाता है। पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला में निम्न बंध पाए जाते हैं। यानी सभी प्रोटीन में चतुस्क संरचना नहीं पाई जाती है। कुछ प्रोटीन दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने होते हैं और ये एक श्रृंखला एक उप इकाई कहलाती है। क्या कहलाती है? उप इकाई कहलाती है। इन उप इकाइयों के परस्पर द्विक स्थान व्यवस्था की प्रोटीन की चतुस्क संरचना कहलाती है। यानी दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने होते हैं और ये श्रृंखलाएं उप इकाई कहलाती है और इन उप इकाइयों के परस्पर द्विक स्थान व्यवस्था ही क्या कहलाएगी? प्रोटीन की चतुस्क संरचना कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रोटीन की चतुस्क संरचना कहलाएगी। यानी इन संरचना में कौन कौन से बंध पाए जाएंगे? जो द्वितीयक और तृतीयक संरचना बनती है उनमें हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध, वान डेर वाल बंध, स्थिर विद्युत आकर्षण बल इस तरह से बनाई जाती हैं। अभी मैंने आपको ये बताया था अल्फा हेलिक्स, बीटा चपटी, प्लेटेड संरचनाएं, प्रोटीन की तृतीयक संरचना और प्रोटीन की चतुस्क संरचना। आवश्यक अनावश्यक एमिनो अम्ल आपको बताया था कल। आवश्यक एमिनो अम्ल कौन से होते हैं? वे एमिनो अम्ल जिनका संश्लेषण सजीव के शरीर में होता है उन्हें अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं और वे एमिनो अम्ल जिनका मनुष्य के शरीर के अंदर संश्लेषण नहीं होता है, इनकी कमी से रोगग्रस्त हो जाता है और इनको आहार के रूप में बाहर से लेना पड़ता है, उस प्रकार के एमिनो अम्ल क्या कहलाते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल। अनावश्यक एमिनो अम्ल का उदाहरण है ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलिन और आवश्यक एमिनो अम्ल के एग्जाम्पल ट्रिप्टोफैन, वेलिन, मेथियोनिन, टीवी, मिल, मिथियोनिन, एम से मिथियोनिन, आई से आइसोल्यूसिन, डबल एल से ल्यूसिन और पी से फेनिलेलानिन, ए से ओर्जिनिन, थ्रियोनिन और हिस्टिडीन।
पाथ, टीवी मिल पाथ, इससे आप ये टीवी मिल पाथ से आप इन 10 आवश्यक एमिनोमल के नाम इजीली याद कर सकते हो। प्रोटीन का विकृतीकरण प्रोटीन की विशिष्ट संरचना युक्त या विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी होती है। प्रोटीन विशिष्ट संरचना युक्त या विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी होती है। प्रोटीन को गर्म करने पर पीएच में परिवर्तन करने से, यानी प्रोटीन को गर्म करेंगे तो उसके पीएच में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, और रासायनिक क्रिया द्वारा उसका क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा, अर्थात प्रोटीन का क्या हो जाएगा, विकृतीकरण। यानी प्रोटीन के विकृत से उसकी जैविक क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, और प्रोटीन के विकृतीकरण से प्राथमिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु जो द्वितीयक संरचना है, तृतीयक संरचना है, प्रोटीन की जो चतुर्थ संरचना है, ये नष्ट हो जाएंगी। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में चेंज नहीं होगा, लेकिन द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ प्रोटीन संरचनाएं नष्ट हो जाएंगी। जैसे दूध का दही बनना है, अंडे को उबालते हैं तो अंडे को उबालने पर प्रोटीन का स्कंदन हो जाता है, प्रोटीन का स्कंदन हो जाता है, और उसको प्रोटीन का क्या कहते हैं, विकृतीकरण। यानी प्रोटीन की विशिष्ट संरचना युक्त या विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी होती है। प्रोटीन को गर्म करने पर, यानी प्रोटीन की एक जटिल त्रिविमीय संरचना वाले होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं, एक जटिल यानी विशिष्ट संरचना युक्त या विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। ताप, दाब या पीएच परिवर्तन अथवा लवण या रासायनिक कारकों की उपस्थिति से किस किस से चेंज हो सकता है प्रोटीन की संरचना में, ताप, दाब, पीएच और लवण या रासायनिक कारकों की उपस्थिति से प्रोटीन की प्राथमिक जो प्राकृतिक संरचना है उसका बिखरना, प्राकृतिक संरचना में परिवर्तन होना यानी बिखरना, किसकी वजह से, जैसे भौतिक परिवर्तन, ताप, दाब, पीएच परिवर्तन या लवण या रासायनिक कारकों की उपस्थिति से प्रोटीन की प्राकृतिक संरचना में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, प्रोटीन का विकृतीकरण। विभिन्न परिवर्तनों के कारण हाइड्रोजन आबंध में अस्त व्यस्तता उत्पन्न हो जाती है, जिससे प्रोटीन अणु नियमित या विशेष आकृति से अकुंडलित होकर के अधिक टेढ़ी-मेढ़ी आकृति में परिवर्तित हो जाते हैं, और विकृतीकरण के कारण प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देंगे। कौन सी सक्रियता, जैविक। यानी प्रोटीन में विकृतीकरण और किसके कारण होगा, ताप की वजह से भी हो सकता है, दाब की वजह से भी हो सकता है, पीएच में परिवर्तन करने से भी हो सकता है, लवण या रासायनिक कारकों से हो सकता है, जिससे प्रोटीन की प्राकृतिक संरचना क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी यानी बिखर जाएगी, और उसको क्या कहेंगे, प्रोटीन का विकृतीकरण। क्या कहेंगे, और प्रोटीन का विकृतीकरण होने पर वो क्या करेंगे, अपनी जैविक सक्रियता खो देंगे। क्या करेंगे, वो अपनी जैविक सक्रियता खो देंगे। रासायनिक रूप से विकृतीकरण के कारण प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक संरचनाएं और चतुर्थ संरचनाएं परिवर्तित होती हैं, जबकि प्राथमिक संरचना परिवर्तित नहीं होती है। उदाहरण के लिए अंडे को उबालने पर अंडे की सफ़ेदी में परिवर्तन और दूध का स्कंदन या अक्षेपण, दूध का दही बनना, दूध का दही बनना। प्रोटीन में विकृतीकरण का उपयोग रक्त या सीरम में उपस्थित ग्लूकोज है, यूरिया आदि अणुओं की जांच के लिए किया जाता है। प्रोटीन के विकृतीकरण का उपयोग किस में किया जाएगा, रक्त या सीरम में उपस्थित ग्लूकोज या यूरिया की उपस्थिति की जांच की जाएगी। रक्त या सीरम में नमूने को अम्ल आदि के द्वारा उपचारित करने पर प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है, जिससे वो अक्षेपित हो जाएगी और जिसे अपकेंद्रण विधि के द्वारा इसको पृथक कर लिया जाता है। इसके पश्चात ग्लूकोज, यूरिया आदि अणुओं की जांच के लिए बचे हुए द्रव्य का रासायनिक विश्लेषण किया जाता है। इसलिए प्रोटीन के विकृतीकरण से अपन किसकी जांच कर सकते हैं, रक्त और सीरम में ग्लूकोज और यूरिया अणुओं की जांच कर सकते हैं।